आज बात करेंगे थोड़ा ममता जी के बारे में और थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये जो ममता जी का जो पूरा विधायक दल था, इसमें जो टूट फूट हो गई, ये आपको अप्रत्याशित लग रही है या कि उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो काम करने की जो स्टाइल है, उसी का एक बड़ा ही सहज परिणाम दिख रही है? तो ये तो होना ही था। वैसे तो मैंने 14 मई को उस पर एक वीडियो डाल दिया था। 14 मई को मेरा वीडियो है कि टीएमसी टूटेगी लेकिन अमित शाह टूटने नहीं देंगे। ये मेरा 14 मई का वीडियो है प्रतिवाद पर। मैंने वो ऐसा एक मेरा आकलन जो था, भविष्यवाणी थी की थी कि ये टूटेगी लेकिन अमित शाह टूटने नहीं देंगे। और अमित शाह टूटने नहीं देंगे, ये अजीब होता है कि उनकी पार्टी टूटेगी तो अमित शाह क्या कर सकते। तो मैंने उसमें बोला था कि जैसे ये हमेशा क्या है, कमल तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन इंसान अगर कीचड़ में कूदी मार दे तो वो धंसते जाता है। तो हमारे यहाँ का पूरा इंटेलेक्चुअल सिस्टम है, जर्नलिज्म है, वो कीचड़ में डूब गए। वो अभी भी वो ऑपरेशन लोटस से बाहर नहीं निकल रहा है। अमित शाह और इनकी मोडस ऑपरेंडी बदल गई है। वो आजकल पार्टियों से लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में नहीं लाते, वो उस पार्टी के संस्थापक को ही पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमने देखा उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है। तो और 203 इनको बहुमत है ना बंगाल में, तो उनको क्या जरूरत है पार्टी तोड़ने की? कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है कि ममता की हवा निकालना भी जरूरी है। तो इसलिए ममता की पार्टी टूटेगी, लेकिन पार्टी टूटने से ममता बाहर जाएगी, पार्टी नहीं टूटेगी। और इसलिए वहां टीएमसी का एकनाथ शिंदे ढूंढा जाएगा। ये मैंने 14 मई को इसकी भविष्यवाणी की थी, और अब वो सब जगह ब्रेकिंग न्यूज है 3 हफ्ते बाद। तो ये होता है। देखो, एक बात होती है कि हमको किसी अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, ट्रंप हो, संजय राउत हो, उनके बारे में अगर आप कोई भविष्यवाणी करना चाहते तो पहले उनका लॉजिक समझो, उनकी साइकोलॉजी समझो, तो आपको पता है। संजय दीक्षित के तरीके से संजय राउत सोचते नहीं, दोनों की सोच अलग होती। तो संजय राउत मैं क्या करूंगा ये सोचकर संजय राउत के बारे में कोई बोलेंगे या संजय राउत के बारे में भविष्यवाणी करेंगे तो गलत होगी। आपको संजय राउत का दिमाग हैक करना पड़ता है, और तब जाके आपको पता चलता है कि ये क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे मालूम था, या मेरा विश्वास था कि ममता दीदी का जो तरीका है उस तरीके से वो पार्टी आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता और अधिकार और डर, इसके बलबूते पर अगर एक पार्टी चलती है। आपको याद दिला दूं, विक्टोरिया 203 नाम की एक फिल्म थी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अशोक कुमार और प्राण। प्राण, हाँ। तो उसमें वो कई वो हीरे रखे हुए होते और हीरे के पीछे सब पड़े होते। तो अशोक कुमार वो हीरो को अपने कहीं छुपा के रखता है, और जो सामने वाला विलन होता है वो उसको चारों ओर से घेर लेता है किसी गोडाउन में, और बोलता है दे दे, चल दे दे, वरना गोली से उड़ा दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अशोक कुमार एक चालाकी करता है, वो हीरो की जो थैली होती है वो फेंक देता है। तो वो हर कोई गुंडा जो टोले का होता है वो हीरे उठाना चाहता है, और विलन जाके बोलता है ए मेरे है, ए मेरे है, ए मेरे है। तो वो बॉस को ही गुंडे उसको ठोक देते। तो ये अगर टीएमसी अगर उस तरीके से एक टोला है तो सत्ता जाने के बाद ये होना तय था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए कोई भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, होने वाला था। बस सत्ता जाने की बात थी, 4 मई आने की बात थी। आपके वीडियो में मैंने सबसे पहले बोला था 4 मई और ममता गई। तो 4 मई ममता गई, पूरे राजनीति से गई ऐसा मतलब था, सिर्फ सत्ता की से गई ऐसी बात नहीं थी। और बिल्कुल वो हो रहा है। अब वो सब आज ही मैंने अभी एक खबर देखी है कि उन्होंने ऑफर दी है कि भाई अगर आपको अभिषेक मंजूर नहीं है तो लोकसभा की लीडरशिप से अभिषेक को भी हटा सकती हो। वो सरेंडर करने लगी। देखो, अभी विधानसभा हाथ से गई है, विधानसभा में पार्टी हाथ से गई है, अब लोकसभा की पार्टी बची रहे इसके लिए वो बोलते हैं कि अभिषेक नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं अभिषेक को लोकसभा पार्टी से हटा सकती हूँ। तो कैसे सरेंडर होना शुरू हो जाता है।
आप सत्ता में रहते हो तो एक बात समझना जरूरी है कि सत्ता का हमारे यहाँ जो कल्पना है, मुकुट होता है, सर पर सोने का बड़ा वजनदार मुकुट होता है। क्यों मालूम है? कि सत्ता की मस्ती से आप अपनी गर्दन खड़ी कर दोगे तो मुकुट गिर जाता है। तो मुंडी नीचे रहे इसके लिए वो मुकुट हेवी होता है। जो समझता है वो चलाता है, वरना उसकी सत्ता भी जाती है, मुकुट भी जाता है। और ममता की हालत वो है। तो पार्टी टूटना कोई बड़ी बात नहीं, टूटने वाली थी, टूटने वाली थी। अब इसके साथ 34 में से 17 मुस्लिम भी उसके साथ चले गए, ऋतुव्रत के साथ। उसके पास 20 बच्चे हैं, वो 20 में 17 मुस्लिम है, यानी पार्टी में भी हिंदू ममता के साथ नहीं रहा है। तो ये तो होना था और ये आ रहा था। राइटिंग ऑन द वॉल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो था। लेकिन पढ़ना नहीं चाहती तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? और एक बात बोल दूं, ममता की हालत बिल्कुल शरद पवार जैसी हो गई है। जो शरद पवार किसी भी संजय दीक्षित या भाऊ तोरसेकर को उठाकर राज्यसभा भेजते थे, उनको पिछली राज्यसभा जाने के लिए इसके पांव पकड़ो, उसकी शरण जाओ, ये हालत हो गई ना शरद पवार की। आज जितनी बची है, 20 एमएलए बचे हैं, तो उनके बल पर ममता अब राज्यसभा भी नहीं जा सकती। तो हाँ, राज्यसभा के लिए भी 46 चाहिए। तो वही तो बोल रहा हूं ना, इनकी हालत बिल्कुल शरद पवार जैसे हो गई और इनके सारे सितारे जमीन पर आ गए। कोई बोल नहीं रहा है, ना महुआ मोहित्रा, ना शत्रुघ्न सिन्हा, ना कीर्ति आजाद, ना वो कोई सियानी होश, सब चुपचाप हो गए। सारे सितारे जमीन पर आ गए। कोई ट्वीट तक नहीं कर रहा है इनके सपोर्ट में, अभिषेक के सपोर्ट में या समर्थन में या सिंपैथी के लिए। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर रहा है, मानो इनका कंपोस्ट हो गया। अब ये बताएं कि ये जो 60 लोग गए हैं और 60 लोगों ने अलग गुट बनाया है, तो इनका शायद ये सोचना है कि साहब की पब्लिक हमारे खिलाफ है, पब्लिक हमारा घेराव कर रही है, पब्लिक हमसे कट मनी वापस मांग रही है, पब्लिक हमसे जो है वो टोलाबाजी का हिसाब किताब लेना चाहती है, जो बदमाशी की है लोगों के साथ में उसका सबका बदला लेना चाहती है, पब्लिक चाहती है। ये बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक खुद ही कर रही है। आज भी मैं देख रहा था कि वो संदीपन साहा जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है और जिसको दो जो प्रियव्रत बनर्जी और संदीपन साहा दो को निकाला था, तो संदीपन साहा के खिलाफ जो है वो बड़ा भारी मोर्चा निकला। उसके घर के बाहर गए और उससे कहा कि कट मनी वापस करो हमारा, तुमने जो है जो अवैध बिल्डिंग बनाई है और जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो सारी टोलाबाजी की है वो सब पैसा वापस करो। तो कहीं ये इनका ये सोच तो नहीं है कि साहब कि ये जो हमने जो पैसा इकट्ठा किया है हम ये अलग से बना लेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, देखो हालत ऐसे कि कोई सोचने के लिए दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये ऐसी परिस्थिति उन्होंने दिमाग में सोची तक नहीं थी, वो आ गई है। और हर कोई अपनी चमड़ी बचाना चाहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं तो मानता हूं कि इससे अमित शाह कोई बड़ा गेम खेलेंगे तो अधीर रंजन चौधरी की जो ऑफर है कि चलो आप कांग्रेस में आ जाओ, तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं। 2/3 शेड्यूल के 10वीं जो शेड्यूल है उसके आधार पर आपको दूसरी किसी पार्टी में विलीन होना पड़ता है। तो शायद ये 60 लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। और दिल्ली में भी जो टीएमसी के एमपीज है वो भी राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह राहुल गांधी को जरा मजबूत बनाना चाहते। अच्छा। हाँ, ये इस पर मेरा दिमाग चल रहा है। 1-2 दिन में मैं उस पर कोई मेरा अपना लॉजिक बना दूंगा। मुझे आज लग रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी में तृणमूल से टूटने वाले जाएंगे। तो उससे एक बात होती है, आप समझो, एक बात ये होती है कि इस ढंग से अगर तृणमूल टूटती है तो तृणमूल के ऐसे टूटने से सारी क्षेत्रीय पार्टियां चिंता मग्न हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, कांग्रेस भी हमारी पार्टियां तोड़ रही है। हम बीजेपी पर जो आरोप लगाते थे वो तो कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस करे ना करे, अमित शाह करे और ये एमएलए कांग्रेस में चले जाए, तो बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के दिमाग में क्या सोच आएगी, ये सोचो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लोग अगर कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को तो जरूरत नहीं इनकी, तो इनको
कांग्रेस में जाने का रास्ता खुला है। और मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी या किसने, कांग्रेस वाले ने इनको ऑफर दे दिए, चलो हमारे पास आ जाओ। तो अमित शाह उनको आशीर्वाद अधीर रंजन देंगे। ने तो ओपन में दिए, अधीर रंजन ने तो ओपन में लिखा है, ट्वीट किया है। हाँ वही तो है ना। तो मोटा भाई बाबा है, वो आशीर्वाद देंगे शिरडी के बाबा जैसे, जाओ जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। तो ये इंप्रेशन बन जाता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को खा रही है। अब इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होता है वो सोचो आप। देखो एक बात होती है, हम भाऊ या संजय जैसे अमित शाह सोचते नहीं, अमित शाह की सोच अलग है। तो वो तो कांग्रेस की ताकत बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके पीछे अमित शाह है ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, राहुल गांधी जैसा जहां सेनापति है वहां 4 सैनिक ज्यादा भेज दो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सैनिकों का इस्तेमाल कैसे करना ये मालूम नहीं ऐसा सेनापति है। तो राहुल गांधी अगर 99 से उठकर 119 हो जाते हैं तो लोकसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि तृणमूल के जो बकैती सब एमपी है उनको राहुल गांधी की पार्टी में बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, बस तालियां बजाओ, चुपचाप बैठो। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर देखना पड़ेगा कि टीएमसी टूट रही है, बात उतनी सी नहीं है, बहुत सारी बातें इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और अजीब बात यह है कि इतने आरोप हो रहे हैं लेकिन अमित शाह हो या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस पर कोई बयान भी नहीं दे रही है। करो जो कुछ करना है उधर करो, हमको तो अभी उसकी चिंता नहीं, हमको बांग्लादेश हैंडल करना है, बंगाल की जरूरत नहीं है अभी बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को। ये तो राहुल गांधी ने तो कल कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और आईबी चीफ मुझे चुपचाप मैसेज करते हैं, सबके सब मुझसे मिले हुए हैं, लेकिन वोट फिर भी चोरी हो गया। और ये कह रहे हैं कि एक दिन जेन जी को सड़क पर लाकर सबको पिटवाऊंगा, और मोदी जो है वो 1 साल से ज्यादा है नहीं। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, वो राहुल गांधी का टाइम काउंटिंग अलग है और हमारा अलग है। हमारे पास 60 सेकंड का मिनट होता है, 60 मिनट का घंटा होता है, 24 घंटे का दिन होता है, 7 दिनों का हफ्ता होता है, 4 हफ्तों का महीना होता है, 12 महीनों का साल होता है। उनकी टाइम गिनती जो होती है वो अलग होती है। उनका शायद 12 साल का 1 साल है। 12 साल में हम एक तप हुआ बोलते हैं, तपश्चर्या करते हैं ना, तो कम से कम 12 साल होती है। तो राहुल गांधी के लिए 12 साल का एक तप होता है। तो मोदी आकर तो अभी 1 साल हो गया ना राहुल गांधी की गिनती में, तो वो सही बोल रहे। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा मोदी रहेगा नहीं, तो 1 साल नहीं, वो एक तप की बात कर रहे। अच्छा, तो उनकी गिनती और हमारी गिनती अलग होती है, उनकी सोच हमारी सोच अलग होती है, उनका मेजरमेंट हमारा मेजरमेंट अलग होता है। तो इसके लिए मैं राहुल गांधी का उनका जो ज्ञान है उसके सामने शरणागत हूं। समझने में बहुत टाइम लगता है। राहुल गांधी आज बोले तो 1 साल बाद हमको पता चलता है अरे राहुल गांधी को वो कहना था, तो हमारे पास उसके मायने पहुंचने में 1 साल निकल जाता है। तो इसलिए 1 साल के बाद वो नहीं है। अभी मुझे आप बात बोलो कि ज्ञानेश कुमार अगर मोदी से मिली भगत करके बंगाल जेब में डालने वाला था तो ये इसको मैसेज क्यों भेजने लगा ये मुझे बोलो। तो सबसे पहले तो इनको ज्ञानेश कुमार ने इनको मैसेज भेजना चाहिए था, अरे भैया मुझे जेब से, मोदी के जेब से पहले निकालो, ये मैसेज क्यों नहीं भेजा। 2 साल पहले से ज्ञानेश कुमार जो कुछ कर रहा है उस पर ये रोज आरोप कर रहे हैं, एसआर के बारे में आरोप कर रहे हैं, इस पर उस पर हर बात पर आरोप कर रहे हैं। तब एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं बताया कि मुझे जेब में डालकर बैठे, मेरी सांस रुक रही है, मुझे मोदी के जेब से निकालो। अरे ज्ञानेश कुमार सबसे पहले राहुल गांधी को मैसेज भेजेगा तो क्या भेजेगा ये सोचा, तो यही भेजेगा ना कि भाई मेरी सांस अटक रही है, मेरी घुटन हो रही है, तो मुझे मोदी के जेब से निकालो। ये छोड़कर जो आने वाली आर्थिक परिस्थिति है उस पर मैसेज कैसे भेजेगा। शायद वो पहला मैसेज आने में टाइम लग गया है। 2 साल से ज्ञानेश कुमार अगर चुनाव आयुक्त है और इनको पता तक नहीं है कि जेब में है या थाली में है या और कहीं बंद कमरे में या बंद अलमारी में है, अचानक से इनको पास हुए। अब मुझे बोले इंटेलिजेंस हेड कौन है, डोभाल इनको मैसेज भेजने लगा। खुफिया एजेंसी का टॉप मोस्ट ऑफिसर इंचार्ज कौन है, रॉ का नहीं है, आईबी का नहीं है। इन सब खुफिया एजेंसियां जो है उनका चीफ जो है, बॉस जो है, उसका नाम अजीत डोभाल है।
क्या अजीत डोभाल राहुल गांधी को मैसेज भेजने लगे? शायद वो आईएसआई के बारे में बोल रहे हैं हाँ, कि देखो, ISI वाले तो भेज पाकिस्तान की सकते हैं, ये हालत, बात तो सही है। पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, हमको संभालना चाहिए। ये आईएसआई का चीफ राहुल गांधी को मैसेज भेज रहा है। अब वो आईएसआई का चीफ है कि रॉ का चीफ है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए एक बात राहुल इसमें और भी है, एक बात इसमें और भी है भाऊ, ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले कह रहे थे कि साहब कि ज्ञानेश कुमार जब रिटायर होगा उसके बाद हम देख लेंगे इसको, जी इसको हम जेल भेजेंगे। तो ये मतलब अपने आदमी को ही जेल भेजना चाहता है। नहीं नहीं, वो जेल में कौन से जेल में भेजो इसका मैसेज भेज रहा होगा कि भाई मुझे आर्थर रोड मुंबई के जेल में थोड़ा एसी का कोई एक कमरा है, वहां भेजो, ऐसा मैसेज भेजा होगा। अब राहुल गांधी को कोई मैसेज भेजेगा क्या? मुझे आप बोलो कि इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेजोगे तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये दुनिया जानती है। ऐसे में कोई खुफिया एजेंसी का चीफ फालतू मैसेज भी इसको नहीं भेजेगा, क्योंकि ये गलत जगह गलत ढंग से इस्तेमाल करने की गारंटी है। हमारे घर में छुरी कैंची वगैरह होती है, हम बच्चों से छुपा कर रखते हैं, तो वो घर के काम की चीज है ना, फिर भी छुपा कर क्यों रखते हैं कि भाई बच्चे गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राहुल गांधी को गलत मैसेज भी कोई खुफिया एजेंसी नहीं भेजेगी, ना चुनाव आयोग भेजेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये बंगाल के बहाने और ये सब जो ये बोल रहे हैं इसके बहाने अखिलेश यादव से ज्यादा सीट ऐंठने के चक्कर में है कि भाई मैं इससे ज्यादा सीट ऐंठ लूं। अखिलेश घबराए हुए हैं, आईपैक उनके हाथ से चला गया और इस चक्कर में इनको राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि उससे साथ सौदेबाजी करने के चक्कर में। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो यूपी इलेक्शन का गुड़ गोबर करने की तैयारी में है। मैं मानता हूं राहुल गांधी ने एक पॉलिसी उठाई है और अच्छी भी है, मैं मानता हूं अच्छी, क्योंकि अगर कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा रहना है तो ये सारे क्षेत्रीय दल खत्म होने चाहिए, क्योंकि इसके ही टुकड़े तोड़ तोड़ कर क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तृणमूल हो, या हर कोई पार्टी आप देखो, हर कोई पार्टी, बीजेपी छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टियां छोड़कर जितनी पार्टियां बनी हैं, आम आदमी पार्टी ले लो, ये सब कांग्रेस के टुकड़े कर करके अपना उन्होंने एक प्रभाव क्षेत्र बनाया। तो ये मरेंगे तो वो अब देखो, आप फाल्टा का चुनाव देखो जो 3 हफ्ते बाद हो गया, 21 मई को हो गया, तो उसमें बीजेपी को जो वोट देना नहीं चाहते थे 50,000 लोगों ने सीपीएम को वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया। जहांगीर ने खुद को विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद जिनको बीजेपी को वोट देना नहीं था वो सीपीएम के उम्मीदवार के पास चले गए। तो बात सीधी है, राहुल गांधी के दिमाग में ये गणित है कि अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां मर जाएंगी तो उनका जो कुछ वोटर बेस है वो वापस कांग्रेस के पास आ जाएगा, मुस्लिम है, दलित है, जो कोई है। तो राहुल गांधी इस तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी को खा लिया, बाकी और पार्टियों को खा रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं तो सीट के बंटवारे के लिए नहीं मानता। राहुल गांधी को पता है कि अखिलेश के साथ जाकर भी यूपी जीतना मुश्किल है, लेकिन कम से कम कांग्रेस का वोटर बेस यूपी में बढ़ सकता है और अखिलेश के खिलाफ बढ़ सकता है। तो बाद में अखिलेश का जो वोटर बेस है वो चुपचाप अपने पास, हमारे पास आ जाएगा। ये शायद उनका सोचना है या रणनीति है कि क्षेत्रीय पार्टियों से पहले लड़े और बाद में बीजेपी को देखेंगे। राहुल गांधी की शायद ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने उनको ये स्ट्रैटेजी बना कर दिया कि पहले एक काम करो, अगले 29 तक, 29 तक कि क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा हो, ऐसा कुछ करते जाओ। और शायद उस लाइन पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश में अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पंजाब, बंगाल का जो हुआ है, जो बंगाल में जो परिणाम आया है, वो तो उत्तर प्रदेश तो पहले से ही अखिलेश समस्या में थे, तो बंगाल के बाद तो और अधिक समस्या में आ जाएंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको देखना है तो आपको असम का चुनाव समझना पड़ेगा। जी, असम तो पहले बीजेपी के पास था ना, उसमें ताकत और बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये असम से आपको पता चलता है। और दूसरी बात है कि
खुद योगेंद्र यादव तक लिखने लगे कि अब मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव लड़ना बंद करो। तो मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो गई और हिंदू वोट बैंक खड़ी हो गई। और हिंदू वोट बैंक खड़े होने का मतलब यह है कि आप मुस्लिम वोट बैंक पूरी की पूरी 80% 90% और हिंदू वोट बैंक में कोई भी एक जाति कास्ट उठाकर उसके 15-20% आपको मिल गए तो आप मेजोरिटी में आ गए। ये जमाना अब जा चुका है। अब देखिए, बीएसपी हो या एसपी हो, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे और 30% से कम वोटों पर सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेकर आए थे। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में 40% से ऊपर चली गई है, 40% से ऊपर। तो ये करते हुए इधर कांग्रेस को मरना पड़ता है, एसपी को मरना पड़ता है, या तो बीएसपी को मरना पड़ता है, तब जाके कुछ 8-10 एमपी या 100-150 एमएलए आते हैं, वरना बाकी सब बल्क बीजेपी के पास जाता है। अब अगर 10-15 साल पहले की जो सिचुएशन थी, 4 पार्टियां लड़ती थी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, तो वो सिचुएशन रही नहीं है, हम देख रहे। अगर वो सिचुएशन रही तो बीजेपी 350 पार कर सकती है अगर 4 पार्टियां अलग अलग लड़े तो। जैसे 2012 या 2007 का चुनाव था, उस वक्त जब 27, 28, 29, 30% से मेजोरिटी आती थी, अगर वैसा चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश का तो बीजेपी 350 पार करेगी। और अगर एसपी कांग्रेस या बीएसपी कांग्रेस या ऐसा कोई गठबंधन होता है और ट्रायंगुलर फाइट होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार आराम से करेगी, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि पंजाब में बंगाल का प्रभाव होने वाला है। पंजाब में बड़ा प्रभाव, पंजाब में काफी प्रभाव होने वाला है। हम जो सिख मानते हैं उसमें बहुत अलग अलग गुट है सिखों में। उसमें एक गुट जो है वो आप खुद को सनातन से जुड़ा हुआ मानता है। अब पंजाब में भी कम से कम 50-52% हिंदू है। अगर वो सनातन से जुड़ा हुआ सिख और दलित सिख और हिंदू इकट्ठा हो जाते और बंगाल की तरीके से अपने जाति के पार जाते हैं तो शायद इसी चुनाव में पंजाब में हम चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन मुझे अभी गारंटी से नहीं बोल रहा, लेकिन बीजेपी उभर कर, यानी बीजेपी की स्ट्रेटेजी मुझे दिखाई देती है कि कुछ भी करके इस चुनाव में पंजाब में 2 नंबर की पार्टी बनना, ये बीजेपी का आज का टारगेट है। जी। और उत्तर प्रदेश में तो आपके जो पिछली बार जो थी पार्टियां अलग अलग थीं, तो जाति के आधार पर जो तोड़ने का जो प्रयास किया गया था 2024 में, थोड़ी उसमें सफलता भी मिली थी, तो वो अब सफल होगा या किस तरह से आगे बढ़ेगा? नहीं, बिहार में तो फेल हो गया, 24 का चुनाव का जो है ना वो एब्रेशन है, उसमें आरएसएस ने हाथ थोड़ा पीछे लिया था। तो 24 का चुनाव लोकसभा का हम देखते हैं तो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो फुल फ्लेज बीजेपी नहीं लड़ रही थी। बीजेपी का केडर, जैसे आपको पानीपत की लड़ाई में हमारे होलकर और वो निकल आए थे, शिंदे होलकर आधी लड़ाई छोड़कर निकले थे, तो वो जो पानीपत है बिल्कुल 24 में पानीपत हुआ। तो आज यानी उसके बाद 24 का लोकसभा नड्डा जी ने कह दिया था कि साहब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उसका जो परिणाम था वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं था। जैसे मैं मानता हूं कि बंगाल में 293 सीटों का जो नतीजा है वो मैं ओरिजिनल नहीं मानता, मैं फालता का जो चुनाव है वो इंपॉर्टेंट मानता हूं। जैसे आपके ही एग्जिट पोल के समय जो 29 तारीख को बैठे थे, तब मैंने बोला था बीजेपी बंगाल में 50% क्रॉस करेगी, हुआ नहीं, 46-47 हो गया, लेकिन फालता में 71% हो गया। तो 23 और 29 अप्रैल के वोटिंग में एक और बात है भाऊ, आपकी बात को ऐड करूंगा कि फालता में 71% हो गया और फालता में हिंदुओं की संख्या भी 71% ही है। 100% कंसोलिडेशन हुआ, 100%। बिल्कुल नहीं, मैं उसको कंसोलिडेशन नहीं बोलता, मैं उसको वोट बैंक बोलता हूं।
वोट बैंक ये सेकुलर लोगों का, लिबरल्स का शब्द है। मुस्लिम होगी तो वोट बैंक है, और हिंदू होगा तो कंसोलिडेशन है। तो मुस्लिम कंसोलिडेशन क्यों नहीं बोलते? यही तो हम फंस जाते हैं। और दूसरी बात है, मैं मुस्लिम को माइनॉरिटी नहीं मानता। भारत के मुस्लिम माने सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, मैं उनको माइनॉरिटी नहीं मानता। माइनॉरिटी 4-5% हो तो माइनॉरिटी है, 18 या 21% को माइनॉरिटी नहीं बोलते, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी होती है। और दूसरी बात है, फाल्टा में जो हो गया, तो फाल्टा में बहुत सारे वोट जो है वो सीपीएम को मिले। वोटर कितना ज्ञानी और समझदार हो गया देखो, कि अगर जहांगीर ने विड्रॉ किया है तो तृणमूल को वोट देके कोई फायदा नहीं, तो वो बीजेपी को नकार कर सीपीएम को वोट देने निकल गए। तो ये भी समझना जरूरी है। तो उसका प्रभाव पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और जो थलपति विजय की जो जीत है, उसमें भी वो दिखाई दे रहा है कि लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहे हैं। द्रविड़ पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की कोशिश है विजय की जीत। और इसलिए अन्नामलाई अलग अलग पार्टी बना रहा है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा बीजेपी सेंटर, कि वो एक तरीके से गेम हो सकता है कि ठीक है भाई, नॉर्थ का लीडर कोई नहीं रहेगा, तुम्हारी पार्टी है, लोकल पार्टी है, एक लोकल पार्टी बनेगी, लेकिन एक लोकल पार्टी सनातनी होगी, ये समझो आप। तमिलनाडु में कोई भी सनातनी लोकल पार्टी नहीं है। हर कोई पार्टी जो तमिलनाडु की है लोकल पार्टी है, लेकिन वो सनातनी नहीं है, और द्रविड़ पॉलिटिक्स पर आधारित है। और अन्नामलाई बनाएगा तो वो अकेली सनातनी पार्टी होगी, समझा? अब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने वाली बात नहीं होती। आपको समझे ना समझे, आप ना समझ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ये बातें समझता हूं कि अन्नामलाई आज चुनाव के बाद अलग पार्टी बना रहा है, तो उसका मतलब साफ है, वो तमिलनाडु की पहली सनातनी पार्टी बनाएगा। वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी, क्षेत्रीय अस्मिता लेकर ही लड़ेगी, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ सनातन अस्मिता भी होगी, जो किसी भी दूसरी तमिलनाडु की पार्टी में नहीं है। अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ बातें छुपा कर रखना अच्छा होता है। तो चलिए बाबू, आज की वार्ता को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी